हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। तो हमारा 8th कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम जो हम रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है, और जो हम क्या लेते हैं, एक्सपेंसेस लेते हैं। अगर हमने जो एक करंट ईयर के जो रेवेन्यू लिए हैं तो उसी ईयर के ही हमें क्या शो करने हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालते टाइम हमें जो रेवेन्यू हमें लेना है, जो भी हमने रेवेन्यू अर्न किया है, जिस पीरियड का हम रेवेन्यू ले रहे हैं, हम 1 साल का रेवेन्यू ले रहे हैं, ठीक है। मान लिया हम 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक हम इस 1 साल का जो है हम सारी इनकम्स दिखा रहे हैं जो हमारी रेवेन्यू नेचर की हैं, और इसी 1 साल के ही हमें क्या दिखाने हैं, एक्सपेंसेस दिखाने हैं, ठीक है। तो मैच होने चाहिए, जिस पीरियड का आपने रेवेन्यू लिया है उसी पीरियड का ही आपने क्या लेना है, एक्सपेंस, ठीक है। तो अगर कोई हमने रेवेन्यू इंक्लूड किया है P&L में, प्रॉफिट या लॉस निकालते टाइम, तो उसके लिए जो हमने एक्सपेंस उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हम एक्सपेंस लेंगे, ठीक है, वो भी इसी पीरियड का होना चाहिए। 1 साल का हमने रेवेन्यू लिया है तो 1 साल का ही एक्सपेंस होना चाहिए, चाहे हमने पे किया है या नहीं किया, ठीक है। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस में ऐड, क्योंकि ये इस साल का होता है। इसी तरह अगर कोई एक्सपेंस है जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उस एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, लेस। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्योंकि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर का नहीं है, ये हमने पे कर दिया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस। ये करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड। इसी तरह जो स्टॉक बच जाता है, जो गुड्स नहीं बिक पाई, जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं कि ये इस साल का खर्चा नहीं है, और ये इसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और जो उसके बाद है इनकम रिसीवेबल्स, ठीक है। तो जिस तरह से हमने एक्सपेंसेस लिए हैं, चाहे हमने पे नहीं किए, वो हम ऐड करेंगे। इसी तरह इनकम जो हमें मिल गई हैं, रिसीव हो चुकी हैं, वो तो हमने लिखनी ही लिखनी है। और जो इनकम रिसीव्ड नहीं हुई वो भी अगर करंट ईयर से रिलेटेड है तो वो भी हम क्या कर देंगे, ऐड। यानी कि इनकम रिसीवेबल्स, या इसको क्या कहते हैं, एक्रीयूड इनकम, की करंट ईयर से रिलेटेड, 1 साल से रिलेटेड जो इनकम हम शो कर रहे हैं, तो वो हमें क्या करनी है, अगर रिसीव होगी है तो लिख देंगे, रिसीव नहीं भी हुई और करंट ईयर से रिलेटेड है तो भी हम दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम है लेकिन हमें पहले ही एडवांस में मिल गई है, तो ये भी इनकम करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, लेस। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस दिखाने हैं और करंट ईयर की इनकम्स दिखानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन जो है कम से कम 2 खातों को प्रभावित करती है, एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, कि हर ट्रांजैक्शन की हमने जो है, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट लेने हैं, कम से कम एक अकाउंट को डेबिट करना है और दूसरे को क्रेडिट करना है।
जैसे हमने फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर परचेज, तो इसमें क्या होगा, एक तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और एक कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हर ट्रांजेक्शन से हम, जैसे हमने एक बिजनेसमैन ने कैपिटल इन्वेस्ट किया 5 लाख पे, तो इसका क्या होगा, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। किसने इन्वेस्ट किया, ये ओनर ने। तो हर ट्रांजैक्शन से कम 2 अकाउंट प्रभावित होंगे, एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण ही जो बैलेंस शीट है उसकी दोनों साइड्स का टोटल क्या आता है, इक्वल। और ये इक्वेशन हमारी बनती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, ये भी कुछ जो है प्रिंसिपल्स हैं जो कि अकाउंटेंट ने आपस में एग्रीमेंट करके बनाए हैं। अब है कि डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में। तो सबसे पहला क्या डिफरेंस है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हैं उनकी लीगल एक्सेप्टेंस है, लीगली एक्सेप्टेड हैं, लेकिन कन्वेंशंस जो हैं ये यूजेस पे, एग्रीमेंट पे बेस्ड हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L और बैलेंस शीट बनाते टाइम यूज़ की जाती हैं। ये क्या है, ये रूल्स हैं जो कि रिकॉर्डिंग के टाइम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि कॉन्सेप्ट की है। यहाँ पर्सनल जजमेंट का यूज़ नहीं होता, यहाँ यूज़ होता है, ठीक है। इनकी क्या है, इनको यूनिफॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन इनकी यूनिफॉर्मिटी, इनकी अडॉप्शन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। इनको तो सभी एंटरप्राइजेज में यूनिफॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन इनको जो है डिफरेंट सबके अपने ओपिनियंस हैं। तो अब क्या है जो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन है, 3 है अकाउंटिंग कन्वेंशन। एक है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, दूसरी है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, और तीसरी है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो हम पहले आ जाते हैं सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, ये कन्वेंशन कहती है कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमें पूरी तरह से अपने यूज़र्स को बतानी है, जो यूज़र्स के डिसीजन को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपरली यूज़र्स को बतानी है, ठीक है। तो इसी जो कन्वेंशन है, इसी कन्वेंशन के कारण, ठीक है, कि जो कंपनीज एक्ट है उसमें जो P&L अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है इनकी आइटम्स भी डिस्क्लोज़ की गई हैं कि P&L में ये आइटम्स आएंगी, बैलेंस शीट में ये आइटम्स आएंगी, ठीक है। आपने पढ़ा है +2 में सेकंड पार्ट में कि आपकी P&L, कंपनीज़ के P&L जो बनता है उसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं, ठीक है, किस वे में लिखनी है। इसी तरह बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आएंगी उसी ऑर्डर में जो है आपको लिखना होता है। तो ये फुल डिस्क्लोज़र के कारण ही है कि सारी डिटेल्ड जो है जो यूज़र्स के पास जानी चाहिए, ठीक है। और कुछ आइटम्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम नहीं शो करते तो हमें कहाँ दिखानी है, एज ए फुटनोट के रूप में दिखानी है, ठीक है। जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटीज़, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, जैसे कि मान लिया कोई केस चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है, अब उस केस का डिसीज़न नहीं आया, ठीक है, किसी ने कंपनी के अगेंस्ट केस कर रखा, उसका डिसीज़न नहीं आया, तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ये बैलेंस शीट में तो आएगी नहीं क्योंकि अभी लायबिलिटी तो बनी नहीं, लेकिन आपको एज ए फुटनोट दिखानी है और ये कंटीजेंट लायबिलिटी शो करनी है कि कंपनी के अगेंस्ट अभी जो है एक केस चल रहा है और डिसीजन अभी पेंडिंग है, ठीक है।
इसी तरह क्या कंपनी जो है मेथड अडॉप्ट कर रही है, ठीक है, जो है डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है, स्टॉक वैल्यूएशन का कौन सा मेथड है, और इन्वेस्टमेंट्स अगर कंपनी ने की हुई है तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, इस तरह से।